हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। और स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, उसके बाद है सोलेनॉइड टॉरॉइड, और उसके बाद हम इन पे बेस, हमने लास्ट टाइम भी इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, तो आज भी हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, देखो बेटा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B डॉट dl that should be equal to mu naught into I inside, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द पाथ। ये जो पाथ है, जो इनसाइड द पाथ, यानी कि हमने यहाँ पे जो लूप कंसीडर किया है या करना होता है, उस लूप को जैसे गॉस की तरह, गॉसियन लूप बोला था, यहाँ ये है एम्पीरियल लूप। देखो बच्चा, यहाँ ये क्या है, एम्पीरियल लूप। देखो बेटा, जैसे कि आपने गॉस लॉ में काम किया, तो गॉस लॉ में काम करने के लिए आपने क्या किया, एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर किया। आपने एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर किया। वॉल्यूम एलिमेंट कौन था? स्फीयर था आपके पास। ठीक है ना, स्फीयर था, तो आपने उसके सरफेस पे बैठ के और काम करना था। आपने उसके सरफेस पे काम करना था, मतलब एक 3D से आपने 2D बाहर निकाला। सही बात है कि नहीं है? आज आपने क्या करना होगा, आज आपने 2D से 1D बाहर निकालना है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी सी बात आपके सामने जो रखी गई है वो है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ। ये इंटीग्रेशन है ना बेटा, इस तरह की, ये क्लोज पाथ के लिए बात करती है। अब देखो बच्चा, मान लो कि ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है ना, ये इस तरह का, यहाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा स्ट्रेट कंडक्टर टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है एक स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हम राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर एग्जिस्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देता है? कर्ल ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कौन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है बेटा? कर्ल ऑफ फिंगर। अब देखो, थंब को पॉइंट करो, राइट हैंड थंब को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, then that tangent will represent the direction of magnetic field at that point. अब मान लीजिए कि आपने यहां से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट निकाल लिया, डीएल आपने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट निकाल लिया। आपने इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस, वो रेडियस माना है आर के इक्वल। मान लीजिए कि आपने आर लिया है वो रेडियस, और डीएल आपके पास लेंथ है। ठीक है, देन ड्रॉप द टेंजेंट टू द डीएल। टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब आपने जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, वही टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है जो आपके डीएल की डायरेक्शन है। जो आपके डीएल की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर मैं यहां से काम करूं, ठीक है, यानी कि मैं यहां से बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो फिर मेरे पास क्या रहेगी? बी और डीएल की तो सेम डायरेक्शन है, बी और डीएल की सेम डायरेक्शन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो ये आपके पास बना जी बी और इंटू डीएल। अब बी बाहर निकाल लीजिए बेटा, और टोटल लेंथ देख लीजिए कितनी होगी। टोटल लेंथ होगी इसकी 2 पाई आर के इक्वल। अब देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहती है जी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर के इक्वल होती है।
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ये वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 2 पाई आर के साथ। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाता है, आपके पास बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, बी डॉट डीएल की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल, जो हमारी स्टेटमेंट का क्या बन जाता है, प्रूफ बन जाता है। अब देखो बेटा, दो तरह के केसेस में यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, एक तो होलो सिलेंडर के लिए और दूसरा सॉलिड सिलेंडर के लिए। उसकी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो दोनों बातों को बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है ना जी। एक तो है मेरा होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर कहने का मतलब है मैं कंडक्टिंग सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। ये है मेरा होलो सिलेंडर, मान लीजिए, ठीक है, मैं कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो सिलेंडर को एक ही तराजू में तोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये देखो बेटा कि हमने यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंटेशन दे देनी है होलो सिलेंडर के लिए। ये देखिए जी, ये है मेरे पास होलो सिलेंडर मान लीजिए, और ये इसकी है एक्सियल लाइन, ठीक है जी, ये इसकी है एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सिस मान लीजिए, ठीक है ना जी। अब देखिए बेटा कि जब हम कंडक्टिंग की बात करते हैं, ये मेरा है कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर आप इसको होलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं, होलो सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग के अंदर इनसाइड नेट चार्ज क्या होता है, इनसाइड नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज उसके अंदर क्या होता है बेटा, नेट चार्ज जीरो होता है। तो नेट करंट, करंट नेट करंट कितना होगा, वो भी जीरो होगा। यानी कि उसके इनसाइड जब तक मेरा जो डिस्टेंस है, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर के बराबर, जब तक मेरा डिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता, तब तक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। बी इज इक्वल टू क्या, मेरा जीरो रहेगा, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं इससे, तो मेरी आर इज इक्वल टू आर पे, इसके अंदर जब आर मेरा जो है वो लेस देन है कैपिटल आर से, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा जीरो है। आर इज इक्वल टू आर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और जैसे ही मेरा आर ग्रेटर देन आर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ग्राफ हम याद रखेंगे किस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके पास है एक्सेस जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बना रहा हूं, और ये जो एक्सेस है ये मैं डिस्टेंस के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा, मैंने क्या कहा कि ये जो एक्सेस है ये एक्सेस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है ना जी, और ये एक्सेस जो है वो है डिस्टेंस के लिए। जब तक कि आपका डिस्टेंस, यहां से हम चले हैं, जब तक कि आपका डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन का रेडियस जब तक इसके बराबर नहीं होता तब तक कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। जैसे ही बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आती है मेरे पास। मान लीजिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू है बेटा कितनी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे है मेरी म्यू नोट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। लेकिन जैसे ही मैं आर ग्रेटर देन आर होता है, तो मेरी वैल्यू किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, आर के। तो ये रहता है मेरा कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे मेरा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि अगर यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग वर्ड आप यूज करते, या फिर आप वर्ड यूज करते नॉन कंडक्टिंग की जगह पे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर वर्ड यूज करते,
ठीक है ना, या आप सॉलिड सिलेंडर वर्ड यूज करते तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता? आपका कॉन्सेप्ट रहता कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती बेटा B इज मैक्सिमम, ठीक है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन बनती बेटा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चा, तो उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपका कैसा रहता, चलो हम उस पर बात करते हैं। उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा रहता, ठीक है। देखिए कैसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मान लीजिए वही दोनों के दोनों एक्सेस हैं मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आपका जब तक R इज इक्वल टू R नहीं होता तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही बात होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती? मैक्सिमम वैल्यू होती आपकी R इज इक्वल टू R पे, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो है वो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बन गया। यहाँ पे वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I बाय 2 बाय R, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 बाय R, ठीक है ना। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता किसके? R के इनसाइड। ये सॉलिड सिलेंडर की बातें चल रही है बेटा, या नॉन कंडक्टिंग की। लेकिन जैसे ही हम आउटसाइड निकलते वही प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाती कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा याद रख के चलनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, ठीक है ना। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तो इनमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इनको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे सोलेनोइड पे कि सोलेनोइड क्या चीज है, किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। देखिए जी, सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसका काम होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना या पैदा करना, ठीक है ना जी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने का काम करता है कौन? सोलेनोइड, ठीक है ना जी। एक ऐसी डिवाइस जिसका काम होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना, ठीक है जी। देखिए सोलेनोइड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ डायरेक्शन की बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मान लीजिए कि मेरे पास एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इस तरह का इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L के इक्वल। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं आपके सामने अभी बना ही रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका एरिया हमने A के इक्वल रखा है जी, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है A के इक्वल। उसकी जो लेंथ है वो है आपकी L के इक्वल, ठीक है। आपने यहाँ कनेक्शन दिए हैं एक्स्ट्रा, इस तरह से आपने कनेक्शंस दिए हैं। मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर कुछ इस तरह से वायर बाउंड किया है, इस तरह से। देखिए बच्चा, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक वायर बाउंड किया है। इंसुलेटिंग सिलेंडर था ये मेरे पास, होलो था, और इसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर फॉर्म किया है। वायर जो है वो भी इंसुलेटेड वायर है, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को टच करेंगे तो स्पार्किंग होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये है हमारे पास वो वायर, ठीक है जी। ये यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मतलब करंट, यहां से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं। ये देखिए जी, इस तरह से ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, और करंट का फ्लो कुछ इस तरह से हुआ है। यहां से नीचे से एंट्री हुई है बेटा,
ठीक है, और ऊपर से एग्जिट हो रहा है, फिर नीचे से एंट्री, फिर एग्जिट, और इस तरह से, ठीक है ना जी। तो जहां से एंट्री होती है यानी कि अंदर की तरफ गया, तो अंदर की तरफ जब जाता है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और ऊपर से बाहर की तरफ से आएगा तो डॉट से प्रेजेंटेशन। क्रॉस का मतलब है इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब है उसकी डायरेक्शन है क्या, आउटवर्ड्स। उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड। तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। मैं जिसके साथ डील कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है मेरा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड एक डिवाइस है जिसका काम होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना। डिवाइस used to produce strong magnetic field, used to produce strong magnetic field, strong magnetic field, strong magnetic field प्रोड्यूस करने का काम करता है कौन, सोलेनॉइड। ठीक है ना बच्चा। ये मेरे पास एक इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, इंसुलेटिंग होलो सिलेंडर है। इसके ऊपर मैंने वायर वाउंड कर रखी है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, वायर जो है वो कॉपर की है, ठीक है, इंसुलेटिंग वायर है बच्चा। ठीक है, आप ये बात याद रखना। आप सोलेनॉइड को ऐसे भी बोल सकते हो कि सोलेनॉइड बेसिकली कंसिस्ट विद insulating long wire closely wound in the form of helix. Its length is very large as with comparison with its area of cross section. उसकी लेंथ काफी ज्यादा होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है ना जी। अब देखो बेटा, इसमें जो क्रॉस सेक्शंस हैं, एक क्रॉस सेक्शन आप बाहर निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने एक टर्न बाहर निकाल लिया, ये ऐसा ऐसा टर्न। ठीक है, अब देखो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ ना एंट्री होती है, यहां से नीचे से होती है सर करंट की एंट्री, करंट की एंट्री, और यहां बाहर से होता है करंट का एग्जिट। अब देखो भाई, यहाँ लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और राइट हैंड थंब रूल लगा के आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बता दो। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, अंदर की तरफ होंगी, तो फील्ड लाइन होगी आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी रहेगी जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह की रहेगी, कुछ इस तरह की रहेगी, है ना। तो ये होगी जी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपने डायरेक्शन बता दीजिए एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपने बता दीजिए एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। ठीक है ना जी। और यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरह से, ये लो जी, और यहाँ पे ये लो जी, ये लो जी, ये डायरेक्शन। अब देखो बेटा, मान लो कि यहाँ जो सेंटर में जो फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि बेंडिंग तो हो नहीं सकती। अगर बेंडिंग होगी तो फील्ड लाइन एक दूसरे को पेनिट्रेट कर देगी। अगर पेनिट्रेट कर देंगी तो फिर वो कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी कि टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर। अब देखो इसकी दो, दो चार, ठीक है, और चार और तीन सात, यानी कि 7 फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है। अब दूसरा आप रिंग उठाओ, दूसरा मान लीजिए इससे नेक्स्ट जो लगता है वो ये रिंग है मान लीजिए, और यहाँ पे भी करंट की जो एंट्री है वो ऐसे ही हो रही है जैसे पीछे आपने बताया, यहाँ से बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो अब इसकी फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इसकी भी फील्ड लाइन ऐसे ही बनेगी जैसे आपने प्रेजेंटेशन दी। ठीक है ना जी। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप डायरेक्शन देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन फिर यहाँ पे आप अप्लाई करो। ठीक है ना जी। इस तरह से फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, और बीच वाली स्ट्रेट। अब आप ये बताओ कि ये जो रिंग है और ये रिंग है एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। हाँ जी बिल्कुल नजदीक है। अब बिल्कुल नजदीक है तो ये बैंड होके तो फील्ड लाइन मूव कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बैंड करेंगी तो ये इसको कट कर देगी, और टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर। पेनिट्रेट तो कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती ना पेनिट्रेट।
बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो यानी कि इन फील्ड लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। तो अब 7 फील्ड लाइन इसकी, मान लो मैंने एक बार माना है कि 7 फील्ड लाइन इसकी है, तो 7 7 कितनी होगी, 2 2 की 14 होगी। तो आपके पास तो n है, तो 7 इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स, आपके पास n है तो 7 इंटू एन फील्ड लाइन्स। अब फील्ड लाइन का अगर नंबर बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। बच्चा मेरी बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम क्यों हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता चला कि फील्ड लाइन इनसाइड उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। कुछ इस तरह से फील्ड लाइन बन जाएंगी, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, पैरेलल पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और पैरेलल जब फील्ड लाइंस होती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, हमेशा याद रखना बच्चों, उनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अगर फील्ड लाइन पैरेलल है तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसको ना बेटा, इसको बीच में से कट कर लेते हैं हम लोग, और कट करके और बाहर निकाल लेते हैं। कैसे, देखो ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसको कट कर लिया और कट करके बीच में से मैंने बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए जी, हमने जो प्रेजेंटेशन दे रखी थी वो कुछ इस तरह की थी, मैं मान लेता हूं कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने दे रखी थी। मैंने करंट की डायरेक्शन दिखा रखी थी, ऊपर से बाहर की ओर था, नीचे से करंट की एंट्री हुई थी। तो अब मैं वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बार फिर से। देखिए जी, देखो मैंने आपको क्या कहा कि यहां से करंट बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर की ओर, यहाँ से करंट अंदर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर। ऐसी बातें मैंने करी। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन थी, वो कुछ इस तरह की थी कि हमने कहा था कि सर ऐसे पैरेलल फील्ड लाइंस हमें मिली हैं, और पैरेलल फील्ड लाइन मिलने के कारण ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा था, स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर था, ठीक है ना। तो ये हमने एक क्रॉस सेक्शन बाहर निकाला इस तरह का, ठीक है। यहाँ इसकी शेप थोड़ी सी हल्की सी बेंड करनी पड़ेगी मेरे को, ये इस तरह से, और ये आपका इस तरह से, ये हल्की सी बेंडिंग शो करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा, हमें क्या लगाना है, एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करने के लिए मेरे को कैसा लूप चाहिए, मेरे को क्लोज लूप चाहिए। तो अब मैं किस शेप में लूं, क्या सर्कुलर शेप में ले लूं, सर्कल में तो हर पॉइंट पे एंगल चेंज होता है, तो सर्कुलर शेप में नहीं ले सकता। मैं कैसी शेप ले रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, मैं रेक्टेंगुलर शेप का एक कंडक्टर ले रहा हूँ और उससे इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह की शेप है मेरी। देखिए इस तरह की शेप का मेरे पास एक कंडक्टर है। इस तरह की शेप का मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर। अब उसमें से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कि करंट उसमें से ऐसे ऐसे फ्लो करवा रखा है हमने, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करवा रखा है। यानी कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है बेटा, पी क्यू आर एस, जिसके लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम अप्लाई करेंगे, जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो अब आप देखिए कि हमने बी डॉट डीएल निकालना है, किसके लिए, बी डॉट निकालना है ये पी क्यू आर एस के लिए। तो बी डॉट डीएल, पी से लेकर क्यू तक बी डॉट डीएल, और फिर क्यू से लेकर आर तक बी डॉट डीएल, और फिर आर से लेकर एस तक बी डॉट डीएल।
ठीक है ना, आर से लेकर एस तक आपका बी डॉट डीएल, ठीक है ना जी, बी डॉट डीएल आर से लेकर एस तक, ठीक है। देखो ये बेटा, आर से लेकर एस तक बी डॉट डीएल, अरे ये तो पेन रुक ही नहीं रहा। ये देखो भाई, हमने क्या किया कि हमने पी क्यू आर एस के लिए काम किया, तो पी से लेकर क्यू तक, क्यू से लेकर आर तक और आर से लेकर एस तक। देखो बेटा किस तरह से काम किया हमने। देखो भी बच्चों, ये हमारे पास ये हमारे पास P से लेकर Q तक और फिर Q से लेकर R तक B डॉट DL, और इसी तरह से R से लेकर S तक B डॉट DL, और फिर हमारा S से लेकर P तक B डॉट DL। अब देखो भाई, P से लेकर Q तक आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो P से लेकर Q तक, तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कितना, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट एंगल इज 0 P से लेकर Q तक, और Q से लेकर R तक एंगल कितना है 90। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो ये खत्म हो जाएगा, ये आउटसाइड लाई करता है तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा फिर से आपका 90 डिग्री। तो आपके पास बचेगा केवल P से लेकर Q तक BDL cos 0 डिग्री। तो अब देखो बच्चा, आपने क्या कहा कि B बाहर ले लो, टोटल लेंथ है आपकी L के इक्वल, तो B इंटू एल किसके इक्वल आया, B डॉट DL के इक्वल आया। अब आपके पास है N टर्न्स, एक सिंगल टर्न से करंट कितना फ्लो करता है, एक सिंगल टर्न से करंट फ्लो करता है आए, आपके पास है टोटल टर्न्स कितने हैं Ni, N टर्न्स है, तो टोटल करंट कितना हुआ, ऑफ कोर्स N इंटू आई। तो अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि B डॉट DL मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, यही बात कहता है ना। तो B डॉट DL की वैल्यू है B इंटू एल के बराबर, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड किसके बराबर है, N इंटू आई के बराबर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इंटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से प्रेजेंट करना है बेटा, तो B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। ठीक है भाई, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है बेटा, ठीक है, तो इस करके थोड़ा सा बार बार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, जितने कॉन्सेप्ट में आज आपको करवा रहा हूँ उस पे थोड़ा सा आप काम कर लेना बैठ के, बाकी मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा इस पार्ट की, तो उस असाइनमेंट पे भी आप लोगों ने काम कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे आपने सोलेनॉइड के लिए काम किया वैसे ही काम करना होता है आपको टॉरॉइड के लिए। टॉरॉइड में भी कॉन्सेप्ट यही बनता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ध्यान रखना बच्चों कि टॉरॉइड में भी यही कॉन्सेप्ट बनता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के इक्वल बनता है, ठीक है ना। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितना भी आपका वर्क रहेगा वहां आपको ज्यादातर डायरेक्शंस के साथ डील करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन का फंडा आपका क्लियर है तो आप ये मान के चलिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, अगर डायरेक्शन का फंडा क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, ये आपको कुछ रूल्स है जो आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है, आपके टिप्स पे प्रिपेयर होने चाहिए बच्चा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब हम 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो सोलेनॉइड और टॉरॉइड पे आए हैं, जैसे कि CBSE में आया है
एक सीबीएसई में आया न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, आप देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि मेरे को एक सोलेनोइड दे रखा है, सोलेनोइड मेरे को दे रखा है, और मान लीजिए इस सोलेनोइड में मेरे को दिया है 300 टन्स पर मीटर, 300 टन्स दे रखे मेरे को पर मीटर, और उस सोलेनोइड से जो करंट पास करता है वो मेरे को दे रखा है कितना, 5 एम्पियर का करंट मेरे को दे रखा है, ठीक है। और लेंथ जो है सोलेनोइड की वो है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर उसकी लेंथ है, और उसका रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके इनसाइड। वैसे मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड द सोलेनोइड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। मान लीजिए आपके पास ये सोलेनोइड है, ठीक है ना, मान लीजिए मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूं इसकी। ये आपके पास सोलेनोइड है बच्चा, ठीक है, तो इसके बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा बेटा। इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 रहने वाला है बच्चों, ये बात आप याद रखना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N इनटू I के इक्वल, ये मैग्नेटिक फील्ड है एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि B की वैल्यू क्या होगी, तो B की वैल्यू किसी भी सोलेनोइड के लिए कितनी होती है, म्यू नॉट इनटू N इनटू I के इक्वल होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू है जी 4 पाई इनटू 10⁻⁻⁷। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो तो आपको 300 दे रखा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो आपको 300 दे रखा है, और करंट कितना है 5, ठीक है, तो बस आ गया, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे वर्क करते टाइम आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, ठीक है ना, आप यहाँ बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है ना बच्चा। अब देखो बेटा, मान लीजिए कि मैंने आपको 2 सर्कुलर लूप दे दिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट करते हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे, चलो जी देखो, मान लो कि मैंने आपको 2 सर्कुलर कॉइल दी ऐसे, और दोनों की दोनों सर्कुलर कॉइल, एक तो मैंने ऐसे रख दी बेटा, और दूसरी बच्चों मैंने ऐसे रख दी, ऐसे, आप समझ गए होंगे मैंने कैसे रखी है दोनों कॉइल्स को, ठीक है। तो अब देखिए इनके बीच, यहां इसके सेंटर से यहां तक, और इसके सेंटर से यहां तक, इन दोनों को मिलाना है जी आपस में। ये देखो जी, दोनों, ये दोनों जहां पे मिलती हैं वो 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। मान लीजिए ये दोनों 90 डिग्री पे मिलती है ना, दोनों लाइंस, और यहां से यहां तक इसके सेंटर से x डिस्टेंस है, और इसके सेंटर से भी x डिस्टेंस है। दोनों का रेडियस हमने बराबर मान लिया, ये आपका रिंग नंबर 1 और ये आपका रिंग नंबर 2, ठीक है ना जी। अब देखो दोनों का जो रेडियस है वो हमने क्या मान रखा है, रेडियस मान रखा है हमारा किसके इक्वल, r के इक्वल, r हमने इसका रेडियस मान लिया, और इसका भी रेडियस आपके पास r, दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, आपको लगभग पता लग गया होगा कि दोनों में से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहां से भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट का फ्लो हो रहा है बेटा, I करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये कहता है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O, एट O। देखो भाई O इसके भी सेंटर पे लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है, और इसके भी एक्सिस पे लाई करता है, और B1 और B2 दोनों के दोनों फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वो तो मेरे को दिख ही रहा है ना। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यानी कि यहाँ पे B1 कितना होना चाहिए बताओ, ऑफ कोर्स म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर, वहां पे A रेडियस होता था, यहाँ पे R रेडियस है, तो I R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रेज टू पावर कितना 3/2, यही होता था ना। इसी तरह से B2 की वैल्यू भी यही होगी, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई
2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना 3/2। अब आप देखो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B1 है तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है जी? cos 90 की वैल्यू होती है जी 0। ठीक है, तो आपके पास केवल बच गया B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। दोनों सेम है, दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा आपका B1। ये फाइनल आंसर होगा बच्चा पार्टी आपका। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू आपको याद है तो बहुत इजीली आप परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है ना जी, बहुत इजीली आप काम कर जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह का और बना के देता हूं आपको, शायद आप लोग परफॉर्म कर जाएं उस क्वेश्चन पे। मैं पूछ भी लेता हूं, बहुत देर हो गई, किसी बच्चे से मैंने कुछ पूछा नहीं है, तो मैं आपसे 2-4 बातें भी पूछ लूंगा इस बहाने। ठीक है जी, देखो जी डायग्राम मेरे को कैसा बना के दिया है इन लोगों ने, बहुत ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बस ये, जो मैं आपके सामने रखूंगा अभी, है ना। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस तरह का एक लूप बना के दिया मेरे को। ठीक है ना, और ऐसा ऐसा एक लूप बना के, और करंट का फ्लो जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है बेटा। ये मेरे से थोड़ा सा डायग्राम बिल्कुल सही नहीं बना, एग्जैक्ट डायग्राम। ये देखिए, ये करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट का फ्लो हो रहा है बच्चा। ठीक है ना, इसका जो रेडियस है वो है R1 के इक्वल, तो ये है R1 के इक्वल। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो दूसरे का, वो है बेटा आपका R2 के इक्वल, R2 के इक्वल। और ये मान लीजिए कि सेंटर है O। इस O पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब एक चीज देखो, तुम लोग एक चीज देखो, ये डायग्राम बहुत इजी, अगर आप सोच के देखो तो ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर जो करंट कैरी करता है कितना I, ये तो O की डायरेक्शन में, ये कंडक्टर भी O की डायरेक्शन में, तो इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? 0। मैग्नेटिक फील्ड केवल इस सर्कल के लिए बचा और इस सर्कल के लिए बचा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 इज इक्वल टू, ये हाफ सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के लिए कितना होता है? म्यू नोट I/2R। तो ये हो गया बेटा 4, रेडियस कितना है R1। और दूसरा इसके लिए B2 कितना हो गया? म्यू नोट I/4 क्या? R2। अब B1 और B2 करंट की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? B1 प्लस B2, बस ऐड कर दो, आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, म्यू नोट I/4 और 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत इजीली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे बेटा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। ठीक है ना जी, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है, इनके साथ आप डील करते टाइम बड़ा मतलब थोड़ा सा आपको, हाँ जी बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना जी, अब देखो एक सीबीएसई का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना था सीबीएसई में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम कई बार इस तरह के क्वेश्चन देख के पजल हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन ऐसा बोला गया, मैं आपके लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सीबीएसई का क्वेश्चन है कि हाउ विल, कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे, इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं बेटा। हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड, how will the magnetic field induction at the center of a circular coil, induction at the center of a circular coil, center of the circular coil carrying current change, carrying current change
if current through the coil is doubled, if current is doubled, current is doubled and radius is half, and radius is half. आज नेटवर्क के बड़े इश्यूज रहे हैं बेटा, तो आप बताओ कितने बच्चे इसमें से सॉल्व कर जाएंगे। अंकुरित है मेरे पास, हर्षप्रीत सिंह है, मनीषा है, मंजू है, साहिलप्रीत है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर जाएंगे? अच्छा, एक मैसेज तो आया भाई, चलो जी, बहुत इजी है बेटा ये, मनीषा सॉल्व कर देगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कौन सॉल्व कर देगा भाई? चलो चेक कर लेते हैं। मंजू चौधरी, मंजू भी कह रही है कि मैं सॉल्व कर दूंगी सर। हाँ जी, और भी मैसेज आए हैं मेरे पास, यानी कि हर्षप्रीत, फैराडे लो, फैराडे लो कहाँ आएगा बेटा? अरे बच्चे देखो क्या कहा गया आपने कि मान लीजिए, हाउ विल द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट चेंज। मतलब ये है आपके पास एक सर्कुलर कॉइल जो करंट कैरी करती है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r होता है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो इसने क्या कहा, ये तो आपका B1 आ गया बेटा, और B2 की वैल्यू कितनी कही? इसने क्या कर दिया, करंट को डबल 2i और रेडियस को हाफ कर दिया बेटा, तो रेडियस को कर दिया बेटा हाफ, तो यहां आ गया 2। सही है, तो आपका यहाँ पे B2 आपका आ गया 4 B1 के इक्वल। भाई 2 2 जा 4, 4 B1 के इक्वल आया ऑफ कोर्स। यहाँ से देखो 2 2 जा 4 बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट आई बाई 2r ही बाकी बच गया, है ना? ये 4 B1 के इक्वल आया, तो चेंज कितना आया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया 4 B1 माइनस B1, दिस इज 3 B1। ये आ गया बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गया बच्चा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेरी बात आप समझे कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया 3B1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ? 3B1। अंकुरित का आंसर आ गया था भाई, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बेटा, इसी तरह का मैं आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, बहुत इजी। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे उसको, मतलब मेरे सामने कितने बच्चे उसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखो जी, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे बहुत इजी, कि जब हम टोरॉइड की बात करते हैं ना, टोरॉइड की बात करते हैं भाई, हमने ये मान लीजिए कि ये हमने टोरॉइड की बात करी, ये हमारा टोरॉइड है, एंडलेस सोलेनॉइड, और ये हमारा सोलेनॉइड है जी, ये इस तरह की शेप में आता है मेरा सोलेनॉइड। तो इसने एक क्वेश्चन किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद द कोर ऑफ टोरॉइड, इसकी कोर में कन्फाइंड है, बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। इसका क्या रीजन? इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि आउटसाइड द टोरॉइड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? आउटसाइड द टोरॉइड जीरो होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड भी क्या होता है? आप ये बात याद रखिए कि आउटसाइड द सोलेनॉइड भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और आउटसाइड द टोरॉइड भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसीलिए वो कन्फाइंड होती है अंदर को, इसीलिए वो कन्फाइंड रहती हैं अंदर को। ठीक है ना, तो आप ये बात याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सारी की सारी कन्फाइंड रहती हैं उसके इनसाइड। ठीक है ना, तो ये बात आप प्रिपेयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना जी, उसके बाद देखिए भाई बच्चा पार्टी, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आप से इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पढ़नी है बेटा।
यानी कि फर्स्ट पार्ट मैंने खत्म करा है, तो फर्स्ट पार्ट पे सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़ लो। न्यूमेरिकल में जहां जहां प्रॉब्लम आती है प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके जितने भी डाउट्स बनेंगे वो आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना। तो आज का